वेलकम टू वीएन क्लास। आज हम देख रहे हैं कुछ पजल के क्वेश्चंस। ठीक है, हमारे जो है सीरीज जो है वीएन क्लासेस पे एक पजल का सीरीज चल रहा है और एक हमारा जो है अलग अलग टाइप के जो सिलेबस में आपके रीजनिंग के बैंकिंग एग्जाम में जो जो टॉपिक आते हैं, लाइक सिलॉक्स हुआ, निक्रिटी हुई, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, ऑर्डर रिंकिंग और डायरेक्शन डिस्टेंस और कुछ आपके मिसलेनियस क्वेश्चन जो आते हैं उसकी सीरीज आपकी अलग चल रही है। और आपके बेसिक कंसेप्ट जो थे वो क्लियर हो चुके हैं और शॉर्ट्स की सीरीज हमारी अलग चल रही है। ठीक है, तो हमारे जो है 4 सीरीज जो है आपकी वीएन क्लास में चल रही है, तो आप जो है उनको देखें और उनके कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करें। ठीक है, हमारा जो है बैंकिंग एग्जाम का जो सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आप देखते हैं तो उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस जो हैं वो इस टाइप के आपको मिलते हैं। अब इसमें आप देखें, लेवल की बात करते हैं हम, तो आईबीपीएस का लेवल जो है वो सबसे ज़्यादा होता है, फिर एसबीआई का और फिर आरआरबी का। एसबीआई का लेवल वैसे मैंने अभी तक बहुत ही अप लेवल होता है, उसके बाद आईबीपीएस और फिर आरआरबी का आपका लो लेवल का एग्ज़ाम आता है। ठीक है, लो लेवल तो नहीं बोल सकते, लेकिन अगर आपको वही कंसेप्ट क्लियर नहीं है क्वेश्चंस के तो आप उन क्वेश्चंस को भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो आपको जो है हर टाइप के क्वेश्चंस को क्लियर करने हैं, कंसेप्ट को क्लियर करना है, तभी आप क्वेश्चंस को आगे कर सकते हो, नहीं तो नहीं कर सकते। ये आप जो है देख लें। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है हर पजल जो है सॉल्व करना है और उनके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। अब अगर आपको पजल आती हैं और हर टाइप के पजल के आपको कंसेप्ट क्लियर हैं, तो आप जो है कोई भी एग्ज़ाम, चाहे वो अप लेवल का हो चाहे वो लो लेवल का हो, आप कर सकते हो। क्यों? क्योंकि आपके कंसेप्ट क्लियर है। आपका कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो आप लो लेवल के क्वेश्चंस भी नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस वजह से आपको सारे टाइप के क्वेश्चंस जो हैं करने चाहिए और हर टाइप के क्वेश्चन को आपको देखना होगा। ठीक है, तो इसमें आपने देखा कि सबसे पहले तो उसमें कौन कौन से टाइप के जो पजल हैं, किस किस टाइप के पजल आपके पूछे जाते हैं वो आप देखें। तो यहाँ पे आपने देखा सबसे पहले कि एक सर्कुलर अरेंजमेंट होता है, ट्राइंगुलर अरेंजमेंट होता है, स्क्वायर अरेंजमेंट होता है, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। ठीक है, टू पैरेलल लाइन में अरेंजमेंट होता है। ठीक है, और आपका एक नॉर्मल लाइन जो रहती है, नॉर्मल एक हॉरिजॉन्टल लाइन पे अरेंजमेंट होता है, वर्टिकल लाइन पे होता है। तो ऐसे आपके बहुत सारे टाइप से आप पजल को अरेंज करते हैं। पजल में आपको पता है रॉ डेटा होता है किसी भी इंफॉर्मेशन का, तो हम उसको जो है अरेंज करते हैं उस क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसा उसने क्वेश्चन पे बोल दिया है वैसे ही हम पजल को अरेंज करते हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। फिर हम उसके सॉल्व होने के बाद उसमें जो 5 क्वेश्चंस रहते हैं उनके हम आंसर्स देते हैं। ठीक है, तो आप जो है बहुत अच्छे से पजल जो है सीख लें और करें सॉल्व। ठीक है, पजल में हम कभी कभी बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम जो है पजल को सॉल्व नहीं कर पाते और एग्ज़ाम टाइम में टाइम जो है हमारा वेस्ट होते जाता है। तो इस वजह से आपको पजल जो है सॉल्व तो करनी बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, तो हम आते हैं कुछ क्वेश्चंस पे। कुछ क्वेश्चन पे आते हैं हम, इसमें देखते हैं कि किस तरीके से हम पजल को सॉल्व कर रहे हैं। एक जो पजल आपका ये दिया हुआ है, इसमें आपका 7 पर्सन्स है, IJKLMNO। ठीक है, ये आपके 7 पर्सन्स दिए हुए हैं। कंडक्ट वर्कशॉप ऑन डेवलपिंग मैनेजरियल skills in 7 different companies: Accenture, BSNL, SCL, ठीक है, Tech Mahindra, TCS, Infosys and Wipro ऑन आ डिफरेंट डे ऑफ द वीक फ्रॉम मंडे टू संडे। मतलब कि आपको ये
वीक डेज आपको लेने ही है, मंडे टू संडे। कंपनीज आपकी दी हुई है 7 कंपनी, सब डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज में काम करते हैं, जो 7 पर्सन्स दिए हुए हैं आपके वो। ठीक है, तो ऐसे आप जो है इस तरीके से इसको अरेंज करें। इतना आपका रीड करके, ये जो यहाँ तक आपने रीड किया है संडे तक, ठीक है, आपने यहाँ से यहाँ तक जब रीड किया तो आपको समझ में आया कि आपके 3 बॉक्सेस यहाँ पे बन सकते हैं, बनेंगे ही। पर्सन का बॉक्स बनेगा, कंपनीज का बॉक्स बनेगा, और आपके वीक डेज का बॉक्स बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है 3 बॉक्सेस बना लें। ये आपका 3 बॉक्सेस बना लें आप। ये आपने 3 कॉलम्स बनाए। यहाँ पे जो है फर्स्ट कॉलम आपका जो है वो डेज है, वीक डेज है आपके फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, फिर कंपनीज है, और फिर आपके कुछ पर्सन्स जो है उनका कॉलम दिया हुआ है। ठीक है, फिर उसके बाद आपको 7 डेज हैं, 7 आपने डिफरेंट डिफरेंट कंपनीज हैं, और 7 आपके पर्सन्स हैं। तो आपको जो है ऐसे ही बनाने हैं। तो यहाँ पे आपने देखा 1 2 3 4 5 6 एंड 7। ठीक है, ये 7 कंपनीज हुई, 7 पर्सन हुए, और 7 आपके वीक डेज हुए। साथ साथ आप भी सॉल्व करें। वीक डेज में देखा आपने मंडे टू संडे जो है वो लेना है, तो मंडे से आपने स्टार्ट किया, मंडे ट्यूसडे, ठीक है, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। ये आपने मंडे टू संडे आपने ये वीक डेज को ले लिया। अब आप कंपनीज को देखते हो, तो कंपनीज में आप देखो कि कंपनी आपकी कौन कौन सी कंपनी आपकी दी हुई है। तो अभी आप इनको तो नहीं करोगे, और ना ही आप पर्सन्स को। आप यहाँ पे पहले चेक करोगे कि कैसा उसने डेटा डेटा जो आपका दिया हुआ है वो कैसा है। ठीक है, The order of person, companies and days of the week are not necessary in the same given. ठीक है, जे organize workshop in company टेक महिंद्रा on Wednesday। फर्स्ट जो पॉइंट है आपका वो दिया हुआ है, जे जो है वो टेक महिंद्रा में वर्क करता है। ठीक है, और वेडनेसडे में वर्क करता है। तो ये क्लियर डेटा हो गया। वेडनेसडे में आपने देख लिया कि यहाँ पे आपका टेक महिंद्रा आएगा, और पर्सन जो है वो जे है। इतना क्लियर हुआ। ये फर्स्ट जो पॉइंट था आपका वो क्लियर हो चुका है। अब आप आते हो नेक्स्ट पॉइंट पे। एल डज नॉट कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंपनीज असेंचर एंड एचसीएल एंड कंडक्ट ऑन इमीडिएट नेक्स्ट डे व्हेन एम कंडक्ट्स। ठीक है, तो एल जो है आपका सेकंड पॉइंट जो है आपका एल। ठीक है, एल जो है आपका वो एसेंचर और CHCL में वर्क नहीं करता। एल जो है वो असेंचर और HCL दोनों में वर्क नहीं करता है। ठीक है, और MHCL एंड कंडक्ट ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट डे व्हेन M कंडक्ट्स। और जो है L के पहले जो है आपका M आता है। ठीक है,
मतलब कि जब भी एल जहाँ भी आता है उसके पहले आपको एम कंडक्ट होगा, उसके बाद ही आपका नेक्स्ट डे पे एल कंडक्ट होगा, ऐसा उसने बोला है। थर्ड पॉइंट जो है आपका वो दिया हुआ है, एम कंडक्ट्स द वर्कशॉप फॉर कंपनी इन्फोसिस। एम जो है आपका वो इन्फोसिस में वर्क करता है, थर्ड पॉइंट। फोर्थ पॉइंट जो है आपका वो है एन कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंपनी। एन जो है वो टीसीएस में करता है और फ्राइडे में करता है। एन आपका कंफर्म हो गया टीसीएस में और डे उसका है फ्राइडे, ठीक है, ये कंफर्म हुआ आपका। एन जो है आपका यहाँ पे आएगा और वो टीसीएस में करता है, ये भी आपका कंफर्म डेटा था। और यहाँ पे आपने देखा ओ कंडक्ट्स वर्कशॉप ऑन मंडे, ओ जो है बट नॉट फॉर कंपनी एचसीएल एंड विप्रो। अब यहाँ पे फिफ्थ पॉइंट क्या है, ओ आपका वर्क करता है किस कंपनी में, ओ कंडक्ट वर्क ऑन मंडे, ठीक है, मंडे में करता है वो, ठीक है, बट नॉट फॉर कंपनी एचसीएल एंड विप्रो, बट एचसीएल और विप्रो में नहीं करता है, ठीक है। तो आपका जो है इस वजह से आपने देखा यहाँ पे कि जब वो ओ जो है वो मंडे में करता है, ये आपका कंफर्म है, एक चीज क्लियर हुआ, लेकिन वो एचसीएल और विप्रो में नहीं करता है, ठीक है। सेम ऐसे ही आपका एक और दिया हुआ है कि एल जो है वो असेंचर और एच सी एल में नहीं करता है, ठीक है। फिर आप यहाँ पे देखें के कंडक्ट्स वर्कशॉप फॉर कंपनी असेंचर, के जो है वो असेंचर में करता है बट नॉट ऑन ट्यूसडे, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट आपका के है जो असेंचर में वर्क करता है बट नॉट ऑन ट्यूसडे, पर ट्यूसडे पे नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा कि के जो है वो असेंचर में करता है लेकिन यहाँ पे नहीं करता, तो के आपका यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। उसके बाद जो है आपका डी आपका कंफर्म हो गया, फ्राइडे में टीसीएस हो गया, और सैटरडे और संडे में आपका जो है एम कंफर्म है इन्फोसिस में। तो अगर आप जो है इमीडिएट वाला आपका सिर्फ ये दो पॉइंट बच रहे हैं जिसमें आपको एम और एल देखना है, तो ये वाला आप पहले कंफर्म करें। एम और एल अगर आप इस तरीके से रखते हैं, यहाँ पे एम और यहाँ पे एल, ठीक है, तो एम का कंफर्म है क्या, इन्फोसिस, आपको पॉसिबिलिटी लेने की जरूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि आपको बहुत सारे यहाँ पे जो पॉइंट्स थे वो क्लियर थे कि कहाँ पे क्या आपको रखना है। अब आपने देखा कि ये जो है इमीडिएट नेवर पे रहेंगे, एम और एल नेक्स्ट डे पे ही रहेगा एल एम के, तो आपकी सिर्फ ये दो प्लेस बच रही थी और आपका ऊपर के ये दो प्लेस बच रहे थे जिसमें से आपका ओ यहाँ पे हो जाता, तो यहाँ पे आप एम कैसे रखते, हो गया था, क्यों, क्योंकि ये ओ जो है वो मंडे पे कंफर्म था, इस वजह से हमने एम को यहाँ पे लिया, एम आपका कंफर्म था इन्फोसिस में, ये क्लियर हुआ। एल जो है आपका वो असेंचर और एचसीएल में नहीं करता है, तो आप जो है यहाँ पे अब देख लें, और के भी आपका असेंचर पे नहीं करता है, ठीक है। तो अगर आप जो है असेंचर में ये नहीं करता, तो ये यहाँ पे आपने क्या लिया है, ये देखें आप, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लेते हैं विप्रो, ठीक है, विप्रो अगर एल पे करता है तो थर्सडे बचा आपका, थर्सडे में आपने देखा कि असेंचर है और एचसीएल है और बीएसएनएल बचा हुआ है आपका, ठीक है। तो एचसीएल आपका
HCL और असेंचर आपके एल में नहीं आएंगे और ना ही एम पे आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जैसे अगर आई ले लिया, तो यहाँ पे आप देख लो इसमें ट्यूसडे में आपका कौन सा नहीं आएगा, असेंचर, तो यहाँ पे आप HCL ले लो और दोनों आपके क्लियर हो गए, ठीक है। अब आपका बचता है के, तो के आपको यहाँ पे रखना है, एक लास्ट जो आपका बॉक्स था उसमें के रखना है और यहाँ पे आप असेंचर कर दें, ठीक है। अब एक आपका मंडे बचा है जो ओ पे, मंडे जो है आपका ओ में आता है और उसमें HCL और विप्रो नहीं है, इस वजह से हमने ट्यूसडे पे HCL ले लिया और संडे पे हमने विप्रो ले लिया, ठीक है। क्योंकि आपका एल में भी असेंजर और HCL नहीं था, इस वजह से यहाँ पे उसने विप्रो ले लिया और HCL को उसने ट्यूसडे पे ले लिया। अब आप यहाँ पे देखते हैं, हम मंडे पे जो है एक कंपनी आपकी बच रही है मंडे के लिए, तो वो आपकी है BSNL, ठीक है। एक जो कंपनी आपका जो था लास्ट वो था BSNL। तो ये आपने इस डेटा के अकॉर्डिंग आपने सारे पजल के क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया है, सारे पजल को अभी सॉल्व किया है आपने, तो आपके सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके हैं और हमारा पजल जो है वो सॉल्व भी हो गया, आपको 2 पॉसिबिलिटी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्यों, क्योंकि आपके ऐसे जो पॉइंट्स थे वो क्लियर थे, तो आपको वहाँ पे पॉसिबिलिटी लेने की कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अगर पॉइंट्स आपके क्लियर नहीं रहते, वो बताता कि ये यहाँ पे भी आ सकता है, यहाँ पे भी आ सकता है, तो उसमें आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता, लेकिन अभी आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं इसके कुछ क्वेश्चन पे। क्वेश्चन पे देखो आप, हु कंडक्ट्स वर्कशॉप ऑन सैटरडे, सैटरडे पे जो है वो कौन सी वर्कशॉप कंडक्ट होती है। सैटरडे पे आपने देखा कि सैटरडे पे इन्फोसिस है, जो पर्सन है उसका वो है एम, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा सैटरडे पे आपने देखा एम है, ठीक है। सैटरडे पे एम कंफर्म हो गया। अब हम आते हैं नेक्स्ट पे, ऑन विच डे डज एल कंडक्ट द वर्कशॉप, एल जो है वो किस डे पे वर्कशॉप कंडक्ट करता है। तो यहाँ पे देखा आपने एल जो है आपका, ये जो लास्ट में दिया हुआ है एल, ठीक है, एल है जो विप्रो कंपनी पे काम करता है और संडे के दिन वो उसको कंडक्ट कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो है राइट आंसर होगा, एल का जो डे है वो है संडे, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका वो है के कंडक्ट वर्कशॉप ऑन विच डे, के जो है वो किस डे पे वर्कशॉप कंडक्ट कराता है। तो अब आप फिर से जाएं क्वेश्चन पे जहाँ पे आपने पजल को सॉल्व किया है, कि आपका ये दिया हुआ है कि जो है आपका थर्सडे पे कंडक्ट कराता है, उसकी जो कंपनी है वो है असेंचर, ठीक है। तो यहाँ पे आपका थर्सडे जो है राइट आंसर होगा। फिर हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन ऑफ पर्सन कंपनी डे एंड डे इज करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखते हो कि कौन सा इसमें कॉम्बिनेशन है जो उसका डे, कंपनी और पर्सन तीनों ही चीजें आपके इन कॉम्बिनेशन में ट्रू है, तो वही आपका राइट आंसर होगा। तो इसमें आप देखें OBSNL और वेडनेसडे ये आपका फॉल्स है, ठीक है। BSNL मंडे, तो ये भी आपका फॉल्स है। फिर OSCL मंडे, तो OSCL मंडे भी आपका फॉल्स है। ओ विप्रो संडे भी आपका फॉल्स है। आपने देखा यहाँ पे आप चेक करें, आपको जो है कंफर्मेशन चाहिए, OBSNL मंडे में है, तो यहाँ पे उसने क्या बोला है, OBSNL वेडनेसडे, ठीक है। BSNL मंडे, तो ये भी आपका नहीं, क्योंकि BSNL जो है वो मंडे पे है और ओ पे है, बट आपका जो डे है वो है मंडे, ठीक है।
ये दोनों ही नहीं है। फिर एचसीएल में भी आपने देखा तो मंडे पे तो एचसीएल नहीं है, मंडे पे आपका बीएसएनएल है और ओ है। तो एक चीज आपका कोई ना कोई इसमें से एक उसने स्किप कर दिया है, ठीक है। तो ये 4 जो आपके ऑप्शन थे ये आपके फॉल्स हैं। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज, ठीक है। कोई भी कॉम्बिनेशन आपका ऐसा नहीं है जो आप इसको फॉलो करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा, नन ऑफ दीज। फिर उसके बाद आते हो आप नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन पे इस पजल की। फिर हम एक और पजल को सॉल्व करेंगे और उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स देंगे। तो यहाँ पे आपने देखा 5th क्वेश्चन है आपका, हु कंडक्ट वर्कशॉप फॉर कंपनी एचसीएल एंड ऑन विच डे। एचसीएल जो है आपका वो किस डे पे कंडक्ट होता है और पर्सन जो है आपका वो कौन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा एचसीएल का, तो एचसीएल आपका ये दिया हुआ है। एचसीएल जो है वो आई पर्सन है और ट्यूसडे पे कंडक्ट कराता है वो। तो यहाँ पे आप आते हो, ठीक है, और आई है वो और ट्यूसडे पे है, ठीक है। तो ये आपका बी जो है वो राइट आंसर होगा। आई पर्सन है, ट्यूसडे पे एचसीएल कंपनी पे वर्क करता है, ठीक है। तो इतना क्लियर हुआ होगा और ये पजल आपका सॉल्व भी हो गया, ठीक है। इस पजल पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, क्यों, क्योंकि इसमें आपको जो है काफ़ी चीज़ें का कंफर्म डेटा था, ठीक है। अब हम जो है और भी इस टाइप के पजल करते हैं जिसमें आपका कंफर्म डेटा नहीं रहता, तो उसमें हमको जो है पॉसिबिलिटी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो जाती है। हम पॉसिबिलिटीज़ को लेकर सॉल्व करते हैं, जिस पॉसिबिलिटी में हमारा पजल सॉल्व हो जाता है उससे ही हम वो हमारा पजल जो है वो ट्रू हो जाता है और हम उसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर निकाल लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे आप पजल को सॉल्व करें। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पजल जो है आपका, आप देखें यहाँ पे 8 प्यूपल दिए हुए हैं आपके, ABCDEFGएंड H, और ये जो है आर सिटिंग इन अ सर्कल फेसिंग द सेंटर, और जो है सर्कल पे सेट है और सारे के सारे के जो फेस है वो सर्कल के अंदर के तरफ है, सब सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं। तो एक आपका इसमें प्लस पॉइंट है कि सारे के सारे पर्सन जो हैं आपके वो सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं। इसमें आपको लेफ्ट राइट में कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। अभी हमने कुछ पजल सॉल्व किए हैं इससे पहले के वीडियोस में, तो उसमें हुआ क्या था, होता क्या था कि कुछ पर्सन जो है आपके अंदर की तरफ देख रहे हैं सर्कल के, और कुछ पर्सन जो है वो सर्कल के बाहर की तरफ देख रहे हैं। सेम ऐसे ही आपका स्क्वायर अरेंजमेंट में होता है और सेम ऐसे ही आपका ट्राइंगुलर में भी होता है और आपका जो है रेक्टेंगल में भी आपका ऐसे ही होता है। वो आपके क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, जैसा आपका क्वेश्चन आता है वैसे आप उसको सॉल्व करते हैं। इसमें तो आपको दिया है कि सारे के सारे जो पर्सन हैं आपके वो सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके दिए गए हैं कि कुछ एग्ज़ाम जो हैं आपके वो डिफरेंट डिफरेंट एग्ज़ाम हैं, CGL, CPO, IBPS, कैट, MET, NDA, SBI एंड MBA। तो ये एग्ज़ाम दिए हुए हैं बट इनका ऑर्डर जो है वो सेम नहीं है, ठीक है। इसको आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनको आपको ही अरेंज करना है कि आप किस तरीके से इनको अरेंज करोगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं, इसमें हम ले लें 2 पॉसिबिलिटी, ठीक है। 2 पॉसिबिलिटी लेकर चले इसको, क्योंकि ये सर्कुलर अरेंजमेंट है, इसमें आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो आप देखें यहाँ पे सबसे पहले आपने एक सर्कल लिया, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी हो गई आपकी, ठीक है। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ठीक है, 5th, 6th, 7th, 8th, ये आपका जो है सर्कल के अंदर की तरफ सारे के सारे देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे 8% थे वो सारे के सारे सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं, ये आपकी पॉसिबिलिटी है फर्स्ट। अब यहाँ पे हम एक और पॉसिबिलिटी को ले लेते हैं सेकंड, ठीक है। 1, 2,
3 4 5 6 7 8 सारे के सारे सर्कल के अंदर की तरफ देख रहे हैं। ठीक है, अब आप देखते चलें और हम इसके कुछ क्वेश्चन के आंसर भी देंगे। ठीक है, तो इसमें आपने देखा सबसे पहले कि पॉइंट्स आप नोट करें। टू, यहाँ से आपने स्टार्ट किया, 2 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड वन हु इज प्रिपरिंग फॉर कैट। ठीक है, तो आपने यहाँ पे देखा ई और कैट के बीच में आपके 2 पर्सन्स हैं। ठीक है, ई और कैट, मतलब कि कैट जो एग्जाम का नेम है और ई है, उसके बीच में आपके 2 पर्सन है, तो यहाँ पे आप लिख लें कैट एग्जाम और ई के बीच में आपके 2 पर्सन है। सेकेंड पॉइंट जो है आपका वो क्या है वो भी आप नोट करें। द पर्सन हु इज प्रिपरिंग फॉर एमबीए सिट्स एडजेसेंट टू द वन हु इज प्रिपरिंग फॉर कैट। कैट जो है वो कैट जो है वो एम के लिए प्रिपेयर हुआ है, तो एम जो है आपका, तो यहाँ पे आपने देखा 1 पर्सन सिट बिटवीन एमबीए। एमबीए सिट्स, एमबीए के एडजेसेंट में आपका जो है कैट रहेगा। ठीक है, एमबीए और कैट जो है वो एक दूसरे के एडजेसेंट में रहेंगे, मतलब इमीडिएट नेबर पे रहेंगे। ये आपका क्लियर हुआ। थर्ड पॉइंट आपका क्या है, बी इज प्रिपरिंग फॉर आईबीपीएस एग्जाम। ये बी जो है वो आईबीपीएस एग्जाम को देता है। ठीक है, फोर्थ पॉइंट आपका क्या है, ए इज प्रिपरिंग फॉर सीजीएल एंड सिट्स अपोजिट टू ई। ठीक है, ए जो है वो सीजीएल में है एंड सिट्स अपोजिट टू ई, और ये ई के अपोजिट में है। ए और ई जो है आपके वो अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है, डी सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ वन हु इज प्रिपरिंग फॉर कैट। डी जो है आपका वो कैट से सेकेंड राइट में है। ठीक है, तो कैट से आपने देखा सेकेंड राइट में डी। एच इज, यहाँ पे डी सिट्स अपोजिट टू द वन हु इज प्रिपरिंग फॉर मैट। डी जो है अपोजिट में है मैट से। ठीक है, तो डी और मैट जो है आपके अपोजिट में रहेंगे। तो आपने यहाँ पे देखा कि मैट और डी, फिफ्थ पॉइंट जो है आपका, मैट और डी जो है आपके एक दूसरे के अपोजिट रहेंगे। ठीक है, सिक्स्थ पॉइंट है आपका, एच इज प्रिपरिंग फॉर एस बी आई। एच जो है आपका वो जो है एस बी आई के लिए प्रिपेयर है एंड सिट सेकेंड टू राइट ऑफ वन हु इज प्रिपरिंग फॉर कैट। ठीक है, एंड एस बी आई जो है आपका सेकेंड राइट में है कैट से। ठीक है, एस बी आई आपने देखा कैट से सेकेंड राइट में है, मतलब कि यहाँ पे आपने एसबीआई को सेकंड राइट में CAT से है। ये क्लियर हुआ। उसके बाद आपका सेवेंथ जो पॉइंट है वो क्या है ये भी आप देखते चलें। ई इज प्रिपरिंग फॉर सीपीयू। ई जो है आपका वो सीपीयू एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। उसके बाद आपका एट्थ जो पॉइंट है वो है सी इज प्रिपरिंग फॉर मैट एग्जाम। सी जो है वो मैट एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहा है। सी इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु इज प्रिपरिंग एनडी। सी जो है उसका इमीडिएट नेबर होगा जो एनडी ए के लिए प्रिपेयर कर रहा है, मतलब एनडीए एग्जाम के लिए। ठीक है, उसके बाद आपका नेक्स्ट जो पॉइंट है
नेक्स्ट पॉइंट है जी सिट्स थर्ड टू राइट ऑफ बी, जी जो है थर्ड राइट में है बी के। फिर डी इज प्रिपरिंग फॉर कैट एग्जाम, डी जो है आपका वो कैट एग्जाम के लिए प्रिपरेशन कर रहा है। आपने सारे पॉइंट्स को नोट कर लिया है, अब इसमें आप अरेंज करते चलें। कैसे आप इसको अरेंज करते हो ये आप देखो और अरेंज करो, ठीक है। अब उसने क्या बोला, ए जो है वो सीजीएल के लिए है, तो यहाँ पे आपने ए, यहाँ से अगर आप स्टार्ट करते तो ए ले लो, सीजीएल के लिए ए हो गया। सेम आप यहाँ पे भी ले लो ए और सीजीएल ले लो, तो ये वाला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। ए और ई जो है वो अपोजिट है एक दूसरे के, तो ए और यहाँ पे आपका ई हो जाएगा, सेम ए और यहाँ पे आपका ई हो जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ, ये आपका फोर्थ पॉइंट टोटल क्लियर हो चुका है दोनों पॉसिबिलिटीज में, ठीक है। उसके बाद आपका ई से फर्स्ट सेकंड जो है आपका कैट है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा है ई एंड वन, वन हु इज प्रिपरिंग फॉर कैट, ठीक है। टू पर्सन सेट बिटवीन ई एंड वन हु इज प्रिपरिंग फॉर कैट, ठीक है। तो ए और ई और कैट के बीच में आपके टू पर्सन है, तो ई आपका ये दिया हुआ है 1 2, यहाँ पे कैट हो सकता है एक बार, ठीक है। तो आप जो है ई आपका ये दिया हुआ है 1 2, यहाँ पे आप एक बार जो है कैट ले लें, ठीक है। और एक बार आप इस तरफ से 1 2 पर्सन का गैप है और एक बार यहाँ पे आप कैट ले लें, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। अब हम उसके बाद जो है ये पॉइंट भी आपका क्लियर हो गया। अब एमबीए और जो है आपका कैट जो है वो इमीडिएट नेवर पे रहेंगे। जब आपने कैट यहाँ पे ले लिया तो इमीडिएट नेवर पे आपका एक ये पोजीशन बचता है आपका और एक ये पोजीशन बचता है, तो यहाँ पे आपका क्लियर हो चुका है, यहाँ पे ही आपका एमबीए एग्जाम आएगा, ठीक है। सेम आप यहाँ पे देखें तो कैट जो है कैट का इमीडिएट नेबर में आपका एम बी ए है, ये भी आपका क्लियर हुआ। इतना क्लियर हुआ आपका। उसके बाद वो और भी कुछ बोलता है और आप देखते चलें किस तरीके से। अब ये जो आपका डी आपको कैट आपका मिल चुका है, तो कैट जो है वो डी के लिए है, तो कैट में आपने डी को रख दिया, सेम यहाँ पे कैट में आपने डी को रख दिया, ठीक है। उसके बाद आप और भी देखते चलें, जो जो आपको कंफर्म डेटा है वो आप देखते चलें और इसको सॉल्व भी करते चलें। डी और मैट जो है आपके वो अपोजिट पे रहेंगे, ये वाला तो डी आपको मिल गया है, इसके अपोजिट में यहाँ पे आपका मेट एग्जाम रहेगा, ये भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखते हैं तो एच जो है वो एसबीआई को एच जो है वो एसबीआई को कंडक्ट करा रहा है और एसबीआई के सेकंड राइट में कैट है। तो यहाँ पे आप देखें कि सेकंड राइट में कैट जो है आपका ये दिया हुआ है, तो यहाँ से इसका जो राइट होगा वो इस तरफ ही होगा, तो फर्स्ट सेकंड राइट में आपका एसबीआई हो गया, ठीक है। एसबीआई के सेकंड राइट में कैट ये आपका हो गया और एसबीआई जो है वो एच है, तो एच आपका ये भी कंफर्म हो गया। सेम आप यहाँ पे देखते हैं तो कैट आपका ये दिया हुआ है, इसका जो राइट है, ठीक है। फर्स्ट सेकंड राइट यहाँ पे आएगा आपका एसबीआई और एसबीआई में एच आपका कंफर्म है, ये भी आपका क्लियर हुआ। अब आप आते हो नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका ई जो है वो सीपीओ, ये भी आपका कंफर्म है, तो ई आपका सीपीओ है। सेम यहाँ पे भी ई जो है आपका वो सीपीओ है, ठीक है। ये भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है। अब आप देखें मैट जो है सी जो है आपका वो मैट है और सी का इमीडिएट नेबर एनडीए है, तो यहाँ पे आपका सी हुआ। यहाँ पे भी आपने देखा तो मैट जो है आपका डी का अपोजिट, डी का
आपका अपोजिट आपका क्या था, मैट था, और मैट जो है वो सी है। ये आपके सारे ही पॉइंट्स क्लियर होते जा रहे हैं, ठीक है, ये क्लियर हुआ आपको। अब आपके जो है कौन कौन से पॉइंट जो है आपके बच रहे हैं, बी जो है वो IBPS है, ये आपका बचा है अभी एक पॉइंट, और आपका यहाँ पे ये जो है सी आपका जहाँ पे है उसके इमीडिएट नेबर पे NDA होगा, तो सी आपने ये लिया है सी, ठीक है, इसके इमीडिएट नेबर पे आपका NDA यहाँ पे होगा इस वाले केस में, और यहाँ पे सी आपका ये दिया हुआ इसके इमीडिएट नेबर में NDA जो है वो इस यहाँ पे होगा, ठीक है, ये भी आपका क्लियर हुआ, ठीक है, दोनों पॉइंट। अब जी के थर्ड राइट में बी है, अब आप यहाँ पे देखें जी को कहाँ पे आप रखेंगे, तो उसके थर्ड राइट में बी होना चाहिए। तो अगर आप जो है जी को यहाँ पे रखते हैं MBA में, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका जो है क्या होना चाहिए, आपका बी, ठीक है, तो बी आप यहाँ पे ले लें, ठीक है, ये आपका ये भी क्लियर हुआ। सेम आप यहाँ पे देखते हैं, तो आप यहाँ पे देखते हैं, तो यहाँ पे आपने जैसे यहाँ पे NDA में लिया है बी जी, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड राइट में आपका बी होना चाहिए, तो बी आपका यहाँ पे आ गया, ठीक है, इतना भी क्लियर हुआ। डी इज प्रिपेयरिंग फॉर कैट एग्जाम, कैट आपका हो गया है डी का ये भी, ठीक है, और बी जो है आपका वो किस एग्जाम के लिए है, IBPS के लिए है, तो बी आपका जो है वो है IBPS, ठीक है, इसमें आपने सारा कंप्लीट हो चुका है आपका, और जो NDA बच रहा है वो सिर्फ एक आपका बच रहा है, क्या, F जो बच रहा है प्यूपल वो NDA एग्जाम को देता है। सेम यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो बी में आपका IBPS होगा, ठीक है, लेकिन आपका एक बच रहा है जो कि आपका NDA F में होना चाहिए, और MBA का आपका कंफर्मेशन नहीं है, ठीक है, जी जो है आपका वो MBA पे है, ठीक है, तो यहाँ पे आपका ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी आपकी वो आपकी रॉन्ग है, ठीक है, आपका फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है आपकी ट्रू है, तो आप इससे लेकर आपका जो है सॉल्व करें क्वेश्चन को फर्स्ट पॉसिबिलिटी से, फर्स्ट पॉसिबिलिटी से ही आपके क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व होंगे। ठीक है, तो आपका ये जो है सारा कंप्लीट हो गया, आपने एक पजल को सॉल्व कर लिया सर्कुलर अरेंजमेंट में, अब इसके कुछ क्वेश्चन है उसके आप आंसर्स देंगे, ठीक है, तो आप जो है इसके आंसर्स दें और देखें कि आप किस तरीके से इस पजल को जो है सॉल्व करते हैं, ठीक है, इस पजल को आप कैसे सॉल्व करते हैं ये आप देखें, आपको जो है पजल का सॉल्यूशन देखना है, आप किस तरीके से इस पजल को सॉल्व करते हैं। अब आपने सॉल्व तो कर लिया, अब आपको इस क्वेश्चन के आंसर देने हूँ अमंग द फॉलोइंग इज प्रिपरिंग फॉर NDA एग्जाम, NDA के लिए आपने देखा यहाँ पे NDA जो है आपका वो F है, F जो है आपका वो NDA एग्जाम के लिए प्रिपेयर था, तो आपका F राइट आंसर होगा यहाँ पे, तो यहाँ पे F ऑप्शन में आपकी नहीं है, तो नन ऑफ दीज आपका राइट आंसर होगा। फिर 7 क्वेश्चन पे आते हैं आप, व्हाट इज एफ पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू डी, डी के रिस्पेक्ट में एफ का पोजीशन आपको बताना है, तो यहाँ पे आपने देखा डी के रिस्पेक्ट में एफ का पोजीशन क्या है, तो डी आपका ये दिया हुआ है, तो डी से फर्स्ट सेकंड थर्ड लेफ्ट में आपका एफ दिख रहा है, ये आप देखें यहाँ पे डी आपका ये दिया हुआ है, एफ आपका ये दिया हुआ है, डी से आपने देखा फर्स्ट सेकंड और थर्ड लेफ्ट में आपका एफ है, तो वही आपका राइट आंसर होना चाहिए, तो यहाँ पे आप देखो कि ये है थर्ड टू द लेफ्ट आपका राइट आंसर होगा सी, ठीक है, डी के रिस्पेक्ट में एफ का पोजीशन हमको बताना था। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन पे,
how many people are sitting between the one who is preparing for CAT एग्जाम एंड ई। कैट एग्जाम और ई के बीच में आपको बताना है कि कितने पर्सन्स हैं। तो यहाँ पे आपने और एक और दे दिया है कि आपको काउंट करना है ई से काउंट करना है क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। ठीक है, ई से कैट तक क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आपको काउंट करना है। तो यहाँ पे आपने देखा ई आपका ये दिया हुआ है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे आप ऐसे ही जाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड, ठीक है, ये कैट है आपका। तो इन दोनों के बीच में आपका जो है 2 पर्सन्स है। ठीक है, 2 पर्सन है आपके कैट और ई के बीच में। तो आपने देख लिया और आपने क्लॉकवाइज भी काउंट किया, तो आपका राइट आंसर जो होगा वो होगा 2 पर्सन है ई और कैट एग्जाम के बीच में। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्या है आपका, 4 ऑफ द फॉलोइंग 5 पेयर्स आर alike in a certain way based on their position in the above arrangement and so form a group, which of the following does not belong to that group। ठीक है, तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा जो कॉम्बिनेशन है इसमें वो इस ग्रुप में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि ए जो है कैट में है क्या, ये आप चेक करें जहाँ पे आपने अरेंजमेंट किया है। तो ये देखें आप, ए आपका ये दिया हुआ है वो कैट पे नहीं है, सीजीएल पे है। तो ये आपका रॉन्ग है। ठीक है, और एच जो है वो सीपीओ पे है। एच जो है आपका वो सीपीओ पे है क्या, एच जो है आपका वो एसबीआई पे है। तो ये भी आपका नहीं है। फिर आप आते हैं सी एनडीए पे। तो सी एनडीए पे ये भी आप चेक करो। तो यहाँ पे देखा सी जो है आपका वो मैथ एग्जाम का है, ये देखें। उसके बाद आप नेक्स्ट में आते हैं बी सीजीएल पे। बी सीजीएल पे और ए सीजीएल पे दिया हुआ है। तो आप यहाँ पे देखें कि ए जो है आपका सीजीएल पे, ये तो राइट हो गया। बी सीजीएल पे नहीं है, बी आपका आईबीपीएस पे। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका ये राइट आंसर होगा कि इस ग्रुप में नहीं है। क्यों, क्योंकि आपने देखा ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। ये सारे जो पेयर्स हैं आपके ये रॉन्ग है। सिर्फ ये जो पेयर है आपका ये ही ट्रू है, आपके पजल जो आपने सॉल्व किया है उसके अकॉर्डिंग। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर होगा जो इस पेयर में नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इस पजल का। तो इसमें आप देखो, ये इसमें आप किस तरीके से इसको लास्ट क्वेश्चन को करोगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू अकॉर्डिंग टू द अबव मेंशन अरेंजमेंट। अब इसमें देखो ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी। ई जो है इमीडिएट लेफ्ट में है क्या सी के, ये आप देखते चलें। ई सी के इमीडिएट लेफ्ट में बिल्कुल है, तो ये आपका ट्रू हुआ। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं आप, द वन हु इज प्रिपेयरिंग फॉर सीपीयू सिट्स अपोजिट टू ई। सीपीयू और ई जो है वो अपोजिट में है क्या। तो यहाँ पे आपने देखा कि सीपीओ और ई जो है वो अपोजिट में नहीं है, वो तो आपका एक ही पोजीशन पे है दोनों। ठीक है, तो ये आपका फॉल्स है अभी तो। ठीक है, उसके बाद बी सिट्स अपोजिट टू जी। बी जो है जी के अपोजिट में है। तो यहाँ पे आप चेक करते हो फिर से, तो आपने देखा बी जो है आपका जी के अपोजिट में नहीं है, बी आपका एच का अपोजिट है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देखा कि बी आपका एच का अपोजिट है, तो आपने ये भी नहीं लिया। ठीक है, ये जो सेकंड पॉसिबिलिटी थी आपने इसको जो है नहीं लेना है। इससे आप कंफ्यूज ना हो, सेकंड पॉसिबिलिटी से आपका जो फर्स्ट पॉसिबिलिटी था उससे ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर आपने दिए हैं, उससे ही आपको सारे क्वेश्चन के आंसर देने भी थे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसको ही देख के आपने आंसर्स को दिए हैं। तो यहाँ पे आप और भी चेक करें अभी कि किस तरीके से आपका जो है नहीं हुआ। ये अपोजिट में नहीं थे, उसके बाद आप और चेक करो।
ठीक है, तो ये भी आपका रॉन्ग हो गया। ई इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ द वन हु इज प्रिपेयरिंग। आईबीपीएस और ई जो है वो इमीडिएट राइट में है क्या, ये देखें आप, तो आईबीपीएस और ई जो है आपका इमीडिएट राइट में नहीं है। ये देखो आईबीपीएस ये है, ई यहाँ पे है, तो नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपका लास्ट है नन ऑफ दिस, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर होगा ई। ठीक है, ए जो है आपका जो फर्स्ट है, ई इज टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ सी, यही आपका राइट आंसर है। ठीक है, जो इस ग्रुप में मेंशन है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने सारे पजल को सॉल्व कर लिया और उनके क्वेश्चन के कुछ आंसर्स भी दे दिए। आपने इस टाइप के पजल को सॉल्व करते रहे। आपके अभी तो ये सिर्फ आपका टू टाइप के जो है आपके पर, या तो पर्सन दे दिया है, कुछ कंपनीज दे दी हुई है, या तो उनको क्या पसंद है उन पर्सन्स को उस टाइप से अब वो एक साथ जो है आपको मेंस लेवल में एक साथ जो है आपका थ्री थ्री मतलब पर्सन्स उसको क्या पसंद है और वो किस कंपनी पे वर्क करता है, इस तरीके से वन पर्सन के थ्री आपके डेटा देंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज करना होगा, तो उसमें आपको और भी कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो आप इस टाइप के पजल को सॉल्व करते रहें, तो आप आराम से मेंस एग्ज़ाम भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो पे और भी पजल के क्वेश्चंस के साथ। तो यहाँ पे आप देखें और भी पजल के क्वेश्चन वीएन क्लासेस पे। हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू। थैंक यू।